and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Magat and we are going to discuss current affair on political issues from 18th November to 24th November 2022. So, in today's discussion, we are going to cover the topics like daily wages in rural areas, which is a RBI report, then the draft Prevention of Cruelty to Animal Amendment Bill 2022, then मार्ग पोर्टल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, और अंत में हम बात करेंगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में. सो टू बिगिन विद वी स्टार्ट विद डेली वेजेस इन रूरल एरियाज. रिसेंटली आरबीआई का एक डेटा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसके अंदर देश के तमाम राज्यों में एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो लेबर्स को वेजेस पे की जा रही हैं उसके डेटा को प्रकाशित किया गया. और साथ ही हमें पता लगता है कि कई राज्यों में जहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी दावा किया जाता है वहां पर भी नेशनल एवरेज से भी नीचे डेली वेजर्स को पे किया जा रहा है, which is a violation of their constitutional rights as well. So we come to this that key findings क्या हैं इस डेटा की. So एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में अगर बात करें तो नेशनल एवरेज है 323 रुपए, so 323.2 रुपीज. लेकिन मध्य प्रदेश 217 रुपए यहां पे कर रहा है और साथ ही में गुजरात 220 रुपए पे कर रहा है. सो नेशनल एवरेज से बिलो है. तो क्या कोई राज्य इससे बेहतर भी प्रोवाइड कर रहे हैं वेजेस को? केरला इस समय लीड करता है जहां पे नेशनल एवरेज हमने बात की है 323 रुपए है, वहीं पे केरला 726 रुपए पर वर्कर पे कर रहा है. तो डबल से भी ज्यादा, नेशनल एवरेज के डबल से भी ज्यादा केरल के अंदर पे किया जा रहा है डेली वेजेस को. इसी के साथ हम देखते हैं कि ये एक बड़ा कारण बनता है जिसमें केरला के अंदर बहुत सारे जो पुअरली पेइंग स्टेट्स हैं वहां से बहुत सारा लेबर माइग्रेट करके केरला के अंदर कंसंट्रेट कर रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स केरल के अंदर काम कर रहे हैं. सो ये जो आप अंडर वेजेस की बात कर रहे हैं, जो अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस है, ये ना सिर्फ एक इंडिविजुअल वर्कर के राइट्स को वायलेट करता है बल्कि इसी के साथ जो माइग्रेंट लेबरर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ाता है. सो अगर उन्हीं के राज्यों में, जैसे बहुत सारे राज्यों के अंदर ये दिक्कतें और पॉलिटिकल प्रोमिसेस किए जाते हैं, जैसे बिहार के अंदर कि अब बिहार के लोगों को किसी और राज्य में जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, वहीं पे उनको रोजगार मिलेगा. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं कि एक राज्य के लोगों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह, और वो भी लेबर के लिए जाना पड़ता है. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म देती है अंडर वेजेस की प्रॉब्लम. देन हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर के बारे में. सो इसमें नेशनल एवरेज जो है वो है 326 रुपए का, 326.6 रुपए. इसमें लॉएस्ट अगर हम देखें तो अगेन मध्य प्रदेश का सबसे बुरा हाल है और 230 रुपए ही पे कर पा रहे हैं. इसी के साथ गुजरात अगेन 252 रुपीज पे कर रहा है और त्रिपुरा 250 रुपए पे कर रहा है. इसी में केरल अगेन बहुत बेहतर परफॉर्म करता है और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर सेगमेंट के अंदर 681.8 रुपी वेज पर पर्सन केरल प्रोवाइड कर रहा है. अगेन नेशनल एवरेज से डबल ऑलमोस्ट ये पे कर रहा है. तो केरल इसीलिए ज्यादा एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो केरल वॉज फॉलोड बाय जेएनके, तमिलनाडु, हरियाणा. और ये सब डेटा कब का है? इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है मार्च एंड 2022 का डेटा है. देन इफ यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सो अगेन केरला इज टॉपिंग बाय 837.7 रुपी जो पे कर रहे हैं. देन जेएनके के अंदर 519 रुपए, देन तमिलनाडु 478 रुपए. सो डिफरेंट स्टेट्स कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी कहीं पे नेशनल एवरेज से ज्यादा, स्पेशली द केरला, और बाकी स्टेट्स में नेशनल एवरेज से कम पे किया जा रहा है. कुल मिला के बात यह है कि तीनों सेक्टर के अंदर जहां जो लेबर इंटेंसिव वर्क फील्ड्स हैं वहां पे नेशनल एवरेज सभी जगह मेंटेन नहीं की जा रही है इन डेली वेजेस सेक्टर. देन वी कम टू व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस. सो बेसिकली एक तो रूरल जॉब्स जो हैं वो ज्यादातर डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर, और अभी भी देश में जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा तमाम हिस्सों पे मॉनसून डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जो रबी और खरीफ के साइकिल हैं उसमें डिस्टॉर्शंस आता रहता है. तो यहाँ पे जो जॉब है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड जॉब्स नहीं है, या फिर कहें इस जॉब से जो इनकम सिक्योरिटी है वो मॉनसून डिपेंडेंट खेती की वजह से सिक्योर्ड इनकम को ऑफर नहीं करती है. देन वी कम टू लॉ एग्रीकल्चरल प्राइसेस. अब जब ये सब किसान बिल और ये सब चीजें आई थी और प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली के अंदर, तो एक मुद्दा बहुत उठा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है
उसके जो रेट फिक्सेशन होने चाहिए उसमें खुद किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ मार्केट ना रेट तय करे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, वो चीज पॉसिबल अभी तक हो नहीं पाई है। सो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो लॉ प्राइसेस हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अब जब किसी किसान को या किसानी को अगर उनकी जो प्रोड्यूस है उसी की इनकम कम मिलेगी तो आगे वेजेस भी लगातार कमी होंगी। सो इट्स कनेक्टेड, दिस एग चिकन रिलेशनशिप। देन वी कम टू जो भी न्यू जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं रूरल सेक्टर के अंदर, उनका ज्यादातर फोकस है अनस्किल्ड लेबर। सो लाइक एमजी नरेगा, सो बड़े पैमाने पे। और एमजी नरेगा को हम इसलिए नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो जॉब ऑफर नहीं कर रहा, कम से कम जॉब ऑफर कर रहा है। और कोविड टाइम से हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी मदद मिली है रोजगार के अंदर रूरल सेक्टर के अंदर वो एमजी नरेगा से ही मिली है। बट स्टिल अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ये स्कीम है, और अनस्किल्ड वर्क जो भी होगा उसमें आप एक लिमिटेड वेज की ही उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकम इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं होती है। और दूसरा एक सवाल यह भी है कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या आप लोगों से गड्ढे ही खुदवाते रहेंगे, मतलब अनस्किल्ड लेबर ही करवाते रहेंगे? सो हम वे फॉरवर्ड के अंदर बात करेंगे कि भाई सिर्फ अनस्किल्ड लेबर जो आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चला रहे हैं रूरल एरिया के अंदर, वहां अनस्किल्ड वर्कर ही ना हो या अनस्किल्ड लेबर को ही आप प्रमोट ना करें। सो एजुकेशन, हेल्थ और इसके साथ स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सबको प्रमोट करके लोगों को स्किल्स दें ताकि ऐसे ऑक्यूपेशन में एंटर हो जहां इनकम इलास्टिसिटी ज्यादा हो सके। नाउ रिपोर्ट का अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, विच टॉक्स अबाउट वेज डिस्पैरिटी अमंग मेल एंड फीमेल वर्कर। सो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हैवी जेंडर डिस्पैरिटी है इन मेल और फीमेल के अंदर इन पेमेंट ऑफ वेजेस। 30% की जेंडर डिस्पैरिटी। तो एक मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले जो एक फीमेल वर्कर है वो सिर्फ 70% ही वेजेस ड्रॉ कर रही हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज डी डीपीएसपी ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है एंड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ऐसे स्कीम्स लॉज लेके आए कि वेजेस के अंदर जेंडर डिस्पैरिटी खत्म हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लागू हो। सरकारें अगर अपना काम ढंग से कर रही होती तो आरबीआई की रिपोर्ट में ये डिस्पैरिटी हमें ऑन रिकॉर्ड ना मिलती। और हम ये अगर प्रैक्टिकल बात करें तो हमें पता है ये रिकॉर्डेड डेटा और जो रियल डेटा होगा ये डिस्पैरिटी और भी इंक्रीज कर जाएगी। देन वी टॉक अबाउट अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है विदाउट वेज इंक्रीज, सो ये एक विशियस साइकिल को जन्म देता है। किस तरीके से? अब लोग बेरोजगारी का एक बड़े पैमाने पे शिकार हैं, तो यहां पे कम वेजेस पे भी वर्क करने के लिए बहुत सारा लेबर आपके पास मौजूद है। तो लेबर सेक्टर से वो पुश इफेक्ट नहीं है कि वेजेस को बढ़ाया जाए। कम वेजेस पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। अब जब कम वेजेस पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं तो प्रोडक्टिविटी लगातार इंक्रीज करेगी लेकिन वेजेस नहीं बढ़ेंगे। सो दिस गिव्स अ विशियस साइकिल कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद भी लो वेजेस पे ही मजदूरों से काम करवाना कंटिन्यू रखा जाएगा। देन वी कम रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जैसे हम बात कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सो स्किल इंडिया से रिलेटेड। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा की हम बात कर रहे हैं। देन नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। सो दिस आवास योजना इज बेसिकली वो घर मुहैया कराना डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये सारी कहीं ना कहीं स्कीम है जो सोशल सिक्योरिटी नेट स्पेशली रोजगार के मामले में या इनकम के मामले में सपोर्ट करती हैं। इन सब इनिशिएटिव के बावजूद ये समस्या इतनी गंभीर है, इतनी इंटेंस है कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की रिव्यू रिपोर्ट आती है, इंडिया की प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट आती है, तो उसमें भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है वो यही है कि लोगों को डिसेंट वर्क किस तरीके से अवेलेबल करवाया जाए। एसडीजी 8 की हम बात कर रहे हैं और हमारे लिए स्पेशली ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि अगर वेज डिस्पैरिटी, लो वेजेस रहेंगी तो लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की भी धज्जियां उड़ती रहेंगी। हमने ऑलरेडी आर्टिकल 39 क्लॉज डी की बात की है। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 43 अगेन फ्रॉम डीपीएसपी। नाउ we know DPSP are fundamental in the governance of the country. Then it is the duty of the state to implement them from law perspective or from program or policy perspective. So Article 43 क्या प्रॉमिस करता है अपने वर्कर के लिए? Article 43 प्रॉमिस करता है आपका वर्कर चाहे किसी भी फील्ड का हो, एग्रीकल्चर हो,
इंडस्ट्रियल हो या नॉन एग्रीकल्चर किसी भी सेक्टर के अंदर. इट प्रॉमिसेस अ लिविंग वेज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर हैविंग मिनिमम वेजेस एक्ट. तो मिनिमम वेज सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिविंग वेज प्रॉमिस करता है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज? मिनिमम वेज एक ऐसी वेज जो इस चीज के ऊपर डिटरमिन की जाती है कि व्यक्ति या मजदूर अपनी बेसिक नेसेसिटी, बेयर नेसेसिटीज को अफोर्ड कर पाए. एंड द बेयर नेसेसिटीज आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. बट व्हाट इज द लिविंग वेज? क्या यही प्रॉमिस किया गया? तो मिनिमम वेज लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट इट प्रोवाइड्स द लिविंग वेज. सो लिविंग वेज इज समहाउ अपग्रेडेड मिनिमम वेज. मतलब एक ऐसी वेज जिसके अंदर बेयर नेसेसिटीज के साथ कुछ वर्च्यूज ऑफ लाइफ भी अफोर्ड की जा सके, जैसे सम अमाउंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, देन एजुकेशन फैसिलिटीज, मे बी एस्थेटिक सेंस और सैनिटेशन फैसिलिटीज. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रोवाइड कि सिर्फ आप मिनिमम वेजेस दे दीजिए. तो हम देख रहे हैं कि नेशनल एवरेज से बिलो पे हो रहा है, तो वो भी नहीं प्रॉमिस कर पा रहे हैं. और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है लिविंग वेज को पे करने का. सो दिस इज ब्लैटेंट डिसरिस्पेक्ट एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट इटसेल्फ. Then we come to what can be the solutions or way forward. जैसे हमने बात की कि एक सेक्टर पे तो बात बनेगी नहीं, सो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लाइक ह्यूमन कैपिटल. याद रखें, ग्रेट नेशंस आर बिल्ट बाय ग्रेट सिटीजंस. तो जब तक आपके सिटीजन एम्पावर नहीं होंगे तब तक ग्रेट नेशंस नहीं बनने वाले हैं, या हमारा खुद का मुल्क ग्रेट नेशन नहीं बनने वाला है. ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें. दैट रिवाइवल ऑफ productive sectors and programs to stimulate small entrepreneurship. Now again, अगर हम बात करें constitutional mandate की, अगर DPSP में ही हम जाके देखें, which is there to build a socio-economic democracy in this country. So बात की गई है cottage industry की. So अगर मेक इन इंडिया चलाना है, वेलकम है, चलाएं, बड़े उद्योग लगाएं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि गांव-गांव, शहर-शहर कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे-छोटे उद्योग बनाए जाएं. सो इस स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि लोग जमीनी स्तर पे सेल्फ रिलायंट हो सकें. इसी के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दिस इज अ गेम चेंजर. और साउथ के स्टेट्स के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रूव करके दिखाया है कैसे जिन महिलाओं को वल्नरेबल समझा जाता था, ट्राइबल विमेन, वो आज एंटरप्रेन्योर्स कहला रही हैं, सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रही हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो ऐसी चीजों को प्रमोट करना होगा. साथ ही में देयर मस्ट बी इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू द रूरल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. नाउ दिस इज द ट्रूथ कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा है, उससे रिलेटेड जॉब्स भी ज्यादा हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर अभी जॉब्स का इतना स्कोप नहीं है. और वैसे भी लेबर इंटेंसिव सोसाइटी, लेबर इंटेंसिव आपका एग्रीकल्चर सेक्टर. तो फिर किस तरीके से आप उस लेबर को प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं, उसके लिए आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, इसको बूस्ट अप करना पड़ेगा. वैल्यू चेन्स मस्ट बी एफिशिएंट, और फिर प्रोसेसिंग के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन से लिंक करना पड़ेगा. भाई फूड प्रोसेसिंग करने के बाद कंज्यूम रूरल सोसाइटी में तो नहीं हो जाएगा उतना, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन टू द अदर एरियाज ऑफ द कंट्री अटैच करना पड़ेगा. देन इन एडिशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और डायरेक्ट फार्म फैक्ट्री कनेक्शंस, इस तरह के इनिशिएटिव्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने होंगे. देन इट कम टू डिजिटलाइजेशन. जैसे डिजिटल युग है और हमें पता है कि जो आईसीटी के यूज हैं इसके मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं. हमने एजुकेशन के फील्ड के अंदर, हेल्थ के फील्ड के अंदर, इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर देख चुके हैं. तो रूरल सेक्टर में 6,50,000 विलेजेस को, जो 800 मिलियन सिटीजन को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा, सो लोकल ई गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ऑलरेडी डिजिटल इंडिया के थ्रू ये प्रोग्राम है, इनरोल है कि 6,50,000 गांव की पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है ताकि आईसीटी के जितने भी बेनिफिट हैं वो रूरल एरिया में डिजायर्ड बेनिफिशियरी तक पहुंच सकें. ई नाम मंडी एंड नेशनल मंडी, वो सारा कनेक्टिविटी चाहिए. देन इट कम्स टू दैट एक्टिव कोलैबोरेशन वी नीड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, अब ये एक बड़ा डायलेमा का इशू है. जो कृषि बिल आए थे जिनके ऊपर भारी प्रोटेस्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की ही एक बिगर रोल की बात करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. लेकिन अभी एग्रीकल्चरल सोसाइटी
उस मैच्योरिटी पे नहीं पहुंची है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को ओपन हैंड दिया जाए, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर का टोटल नेग्लिजेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इवन हम स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर भी सिर्फ अगर सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड रहते हैं तो वो भी अफोर्डेबल मैकेनिज्म नहीं है। एंड देन कम्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको प्रिसाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेट करना होगा। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ की जा रही है तो क्या सिर्फ घर की सफाई झाड़ू पोछे लगाने वाले रोबोट्स बनाने के लिए ही किया जाएगा, जैसे कि बहुत अच्छे यूजेस किए जा रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका एग्रीकल्चरल कनेक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। सो जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट वो सारा भी इससे रिलेट करके एग्रीकल्चर को मॉनसून डिपेंडेंट के जितने भी नुकसान है उनसे बचा के प्रिसाइज एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर डेवलप करना है। नेक्स्ट इज, सरकार ने हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट जो 1960 का कानून था इसको रिप्लेस करने के लिए एक ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया है। सो पुराने एक्ट को ही उसमें कुछ चेंजेस करके उस एक्ट को एक नया रूप देने की कोशिश की गई है। जहां तक एनिमल को क्रुएलिटी से बचाने की बात है, अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू प्रोमाइसेस के अंदर, हालांकि हमारा वैल्यू प्रोमाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेहतरीन है, उसके अंदर हर वो वैल्यू इंक्लूड की गई है जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए इसेंशियलिटी रखती है और प्रॉस्पर समाज बनाने के लिए रखती है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू प्रोमाइसेस की कुछ कमियों को नोट करें तो एक भारी कमी ये थी कि एनिमल राइट्स के बारे में बात नहीं हो रही है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी जो कि खुद 42nd अमेंडमेंट 1976 के रास्ते आई थी, तो सिटीजन्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि एनिमल्स के प्रति एक आपको कंपैशन का भाव रखना है। नाउ द थिंग इज दिस कि फंडामेंटल ड्यूटी को यहां पर निभाता नहीं है, वैल्यू प्रोमाइसेस में आपके पास एनिमल राइट्स है नहीं। और जो आर्टिकल 21 की बात करते हैं जहां पे बात लिखी हुई थी कि व्हाट इज आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो हमारा समाज है वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है या कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं है जिसमें राइट टू लाइफ के अंदर हम एनिमल लाइफ की बात करें। अभी आर्टिकल 21 इज लार्जली रिलेटेड टू और रादर एट टाइम स्ट्रगलिंग टू सिक्योर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ टू ह्यूमंस देमसेल्फ। तो फिर जो एनिमल राइट की हम बात करते हैं, एनिमल लाइफ की हम बात करते हैं, उसके अंदर हमें डिपेंड होना पड़ता है पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर। सो दिस वाज द एक्ट, वो भी 1960 में आया, जो पशुओं के प्रति क्रुएलिटी को रोकने का काम करता है। अब क्योंकि वो नाकाम हो रहा था लगातार, सो वी हैव दिस अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल एक्ट। सो दिस इज बीन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। किसने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो ये इंपॉर्टेंटली नोट कर लें, प्री में इस तरह के फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। देन वी कम टू प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं। सो पहला तो एक बिस्टैलिटी को एज अ क्राइम, दैट टू क्राइम ऑफ ग्रूसम क्रुएलिटी। तो बिस्टैलिटी को ग्रूसम क्रुएलिटी के कैटेगरी का क्राइम बनाना प्रपोज किया है। नाउ व्हाट इज बिस्टैलिटी? दैट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एनिमल्स, ह्यूमन सेक्सुअल रिलेशन विद द एनिमल्स। हाँ, इस तरह के भी कुछ इंसान होते हैं। नाउ ग्रूसम क्रुएलिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है? ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रताड़ना वाला एक सिस्टम, ठीक है, विभत्स प्रताड़ना से संबंधित एक टॉपिक। दैट एन एक्ट दैट लीड्स टू एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग टू द एनिमल्स विच मे कॉज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी और डेथ। सो इट्स नॉट अ टेम्परेरी पेन और सफरिंग you are inflicting on an animal, rather that may cause lifelong disability or disease. So it's not a temporary pain you are inflicting
on an animal, rather it may cause lifelong disability or even death. So बहुत सारे, जैसे हम पशुओं के साथ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बदसलूकी और सिर्फ फन के लिए उनकी पिटाई कर देना और उनको इस तरह की चोट दे देना, और खासकर आप देखेंगे स्ट्रीट डॉग्स के साथ ये बहुत होता है कि इस तरह की चोट दे देना कि वो सारी उम्र फिर ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। सो इस तरह ग्रूसम क्रुएलिटी, और इसको रोकने के लिए फिर पनिशमेंट एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट इंक्लूड्स 50,000 से 75,000 तक का फाइन किया जा सकता है। ये कैसे डिटरमिन होगा? सो इसमें याद रखें कि मजिस्ट्रेट, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस फाइन को इंपोज करेंगे रॉन्ग डूअर के ऊपर, सो जो जुरिस्डिक्शनल वेटरनरीज होंगे, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा और फिर फाइन की डिटर्मिनेशन की जाएगी। और इसी के साथ 1 साल से 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है ग्रूसम क्रुएलिटी के लिए। नेक्स्ट, punishment for killing an animal. So a maximum 5 year imprisonment along with fine. हम देखते हैं समाज यहां तक पहुंच गया है कि इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए पशुओं को प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि उनकी डेथ कॉज कर दी जाती है और फिर इंस्टाग्राम रील को वायरल कराने की कोशिश की जाती है। ऐसे सारे लोग अब 5 साल तक की सजा के प्रावधान के अंदर कन्विक्ट किए जा सकते हैं। देन वी कम फ्रीडम टू एनिमल्स। नाउ दिस इज अ लिबरल अप्रोच कि फ्रीडम टू एनिमल भी प्रोवाइड करनी है। किस तरह की फ्रीडम्स की हम बात कर रहे हैं? सो एक नया सेक्शन 3A इंक्लूड किया जाएगा और हर एक जो भी पर्सन है जो किसी जानवर का इंचार्ज है, अब उसकी जिम्मेवारी रहेगी ये 5 तरह की फ्रीडम अपने जानवर को प्रोवाइड करें। फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट, हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन। सो ये तो एक खाने पीने से रिलेटेड, भाई भूखा नहीं रखना है जानवर को। देन फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट बेसिकली डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए इसके एग्जांपल आप सोसाइटी से बहुत सारे उठा सकते हैं। एक आजकल एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड्स के डॉग्स को घरों पे रखना। अब उनमें से कुछ ऐसी ब्रीड्स भी हैं जिनको एक खुला एनवायरनमेंट चाहिए, वो फार्म हाउसेस पे हो सकते हैं, लेकिन 2 कमरों के एक फ्लैट में जिस एनवायरनमेंट में आप उनको रख रहे हैं वो डिस्कम्फर्ट है उनके लिए। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तो ये भी बैन की डिमांड की जा रही है। बहुत सारी नस्ल तो डॉग्स की ऐसी है जो नॉर्थ इंडिया की तपती गर्मी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, वो साइबेरिया वाली नस्लें हैं। आपने बस मॉडिफिकेशन कर करके ज़बरदस्ती उनको आप यहाँ पे रख रहे हैं, बल्कि आप उनको कंटिन्यूस टॉर्चर कर रहे हैं और वो शान शौकत का सब्जेक्ट बना हुआ है। सो फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी एंड डिजीज। ठीक है, तो ये पेन, इंजरी या डिजीज उन सब से, लाइक जैसे आप बच्चों का टीकाकरण कराते हैं तो अपने जो डोमेस्टिक आपके पेट्स हैं उनका भी टीकाकरण कराइए। देन इट कम्स टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीसीज। जो भी स्पीसीज आप रख रहे हैं उनसे नॉर्मल बिहेवियर की उम्मीद रखें। ये नहीं कि उसको थ्रू क्रूअल ट्रेनिंग आप अजीब अजीब हरकतें करने के लिए ट्रेन कर दें। देन इट कम्स टू फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। नाउ दिस इज ब्यूटिफुल। बेसिकली हम एनिमल राइट की दिशा में कुछ स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जानवरों को फियर और डिस्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि फियर और डिस्ट्रेस जानवरों को नहीं होता। और जो लोग अगर पेट रखने के आदी हैं, शौकीन हैं, अगर घरों में हैं, तो हमें पता है कि दिवाली की रात जो कॉमन पेट्स हैं लाइक कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ये कितने फियरफुल एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। सो ये 5 राइट्स, 5 फ्रीडम, यू कैन कंट्रास्ट ना दैट वी आर हैविंग फ्रीडम्स इन फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 19 से 22 तक उस तरह की कुछ चीज हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या सरकार क्रिएट करने की कोशिश कर रही है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल। जैसे मैंने कहा कि अभी सोसाइटी या पॉलिटी उस थ्रेशोल्ड पे नहीं है कि हम एनिमल्स की लाइफ के बारे में प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश कर सकें। सो दिस कुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप जहां हम एनिमल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनको इन प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। Then we come to community animals. So community animals जो कि जिनका कोई मालिक नहीं होता है और आसपास लोकेलिटी के अंदर वो पैदा होते रहते हैं, जीते रहते हैं। तो इनमें कॉमनली डॉग्स हैं, कैट्स हैं और भी बहुत सारे हैं, वाइल्ड एनिमल्स नहीं है इसके अंदर। सो इट कम्स टू कम्युनिटी एनिमल्स के अंदर होगा जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी, अब उसकी जिम्मेवारी है टू टेक केयर। सो लोकल गवर्नमेंट वी नो म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायती राज सिस्टम, अब वो लोकल कम्युनिटी एनिमल्स का टेक केयर करना अब उनकी जिम्मेवारी होगी। नाउ इट कम्स टू द ड्राफ्ट प्रपोजल इंट्रोड्यूस
द कम्युनिटी एनिमल एज, अब इसकी डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको याद कर लें, दैट एनी एनिमल बोर्न इन कम्युनिटी फॉर विच नो ओनरशिप हैज बीन क्लेम्ड excluding the wild animals as defined under the Wildlife Protection Act 1972। तो वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, इसके अलावा जो भी लोकेलिटी के अंदर जानवर होते हैं और उनका कोई मालिक कोई क्लेम नहीं करता है, तो अब उनको कम्युनिटी एनिमल के तौर पे देखना है, लोकल गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये हुआ है कि जैसे ये स्ट्रीट जो डॉग है, इनकी बाइटिंग की समस्या रिसेंट टाइम में बहुत सारे शहरों से आई है और पहले से ये समस्या रही है। अब इस पे कोर्ट ने भी बड़े सख्त, जो लोकल कोर्ट्स थे या कुछ पिटीशंस PIL फाइल हो गई हाई कोर्ट्स के अंदर, तो उन्होंने बड़ा ऑब्जर्व किया था कि भाई ये जो खाना वाना खिलाते हैं ये खाना नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर खाना खिलाना है, कोर्ट ने ये तक ऑब्जर्व कर दिया कि घर ले जाइए आप। तो अब वो जो लोकल एनिमल्स हैं, आपके कम्युनिटी एनिमल्स हैं, तो उनके सर्वाइवल के ऊपर एक नया डिबेट शुरू हो गया है। तो उस डिबेट को इससे पहले कि हम किसी और लेवल पे ले जाते, दिस इज द आंसर कि कौन ध्यान रखेगा ऐसे जानवरों का जो कम्युनिटी में बिना ओनर के रह रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स विल बी देयर। नाउ वी कम टू व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। जो पुराना एक्ट है, ये क्या काम करता है, दैट इट डिस्कसेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रुएलिटी। तो अलग अलग वहां पे डेफिनेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं कि क्या क्रुएलिटी में शामिल नहीं होगा। अब क्रुएलिटी तो ये भी होना चाहिए कि कृषि के अंदर जो बड़े बोझ अभी भी बैलों के द्वारा ढोए जा रहे हैं, क्या वो क्रुएलिटी नहीं है, बट एक्सेप्शंस दे रखी हैं यहाँ पे। देन इट कम्स टू, और एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी इसमें एक्सेप्शन थी। जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अंदर जानवरों का यूटिलाइजेशन किया जाता है, वो भी कई सारी एक्सेप्शन के अंदर थी। देन इट कम्स टू किलिंग ऑफ a suffering animal in case of any cruelty has been committed against it। तो ऐसे चीजों से रिलेट करता था, so to relieve it from further suffering, so mercy killing type of thing to the animals। Then it comes to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals। Then importantly, Animal Welfare Board of India was established as a statutory body under this act। तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड बेसिकली ध्यान रखता था कि जानवरों के साथ कहीं पे क्रुएलिटी ना हो रही हो और जो भी प्रॉपर लॉज या स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। देन इट कम्स टू दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड पनिशमेंट। तो जो भी क्रुएलिटी करते थे या फिर सफरिंग कॉज करते थे, उनके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन 1960 का कानून है, सो आउट ऑफ द वोक भी है, सो पनिशमेंट बहुत लाइटर सेंस के थे। सो फाइन के नाम पे या सजा के नाम पे यहां पे प्रोविजन ये था कि कोई व्यक्ति अगर एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी करता पकड़ा जाता है तो पहली बार पकड़े जाने पे 10 रुपए से 50 रुपए तक का फाइन किया जाएगा। हाँ, यही अमाउंट थी, पुराना कानून है। और अगर 3 साल के अंदर अंदर वो फिर से रिपीट करता हुआ पकड़ा जाता है ये ऑफेंस, सो रिपीटेड ऑफेंडर अगर है तो फिर उसको 50 रुपए से 100 रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। मतलब अगर बिल्कुल कैटेगरी वाइज देखें तो 25 रुपए से 100 रुपए तक का फाइन कर सकते हैं और साथ में 3 महीने की जेल भी की जा सकती है। सो 100 रुपए के अंडर फाइन्स थे, तो वो अब बहुत आर्काइव हो चुके हैं। ये अमाउंट कोई ज्यादा ऐसा डेटरेंस इफेक्ट नहीं रखती है एनिमल क्रुएल्टी से रोकने के लिए। Then it comes to also provide, very important thing, यही एक्ट प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर व्हाट पर्पस, रिलेटिंग टू द एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पस। तो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, कोई मेडिसिन के ट्रायल के लिए जो भी पशुओं को यूज किया जा रहा है उसकी गाइडलाइन कि किस प्रोटोकॉल के तहत पशुओं को यूज करेंगे, वो भी इसी एक्ट के थ्रू आती है। एंड साथ ही इट ऑल्सो इंश्राइन्स द प्रोविजंस जो एग्जीबिशन ऑफ द परफॉर्मिंग एनिमल्स, ये सर्कस वगैरह वाले, ठीक है जी, इसके साथ ही ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट द परफॉर्मिंग एनिमल्स, जो भी परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं उनकी गाइडलाइन भी इसी एक्ट से आती है। नाउ व्हाट इज द क्रिटिसिज्म? हम एनालिसिस की बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इट कुड बी अ फार रीचिंग फर्स्ट स्टेप to secure the animal rights in this country, but what is the criticism? Criticism ये है कि ये जो हम एक्ट लेके आए हैं, अमेंडमेंट भी लेके आए हैं, ये बहुत ज्यादा ह्यूमंस के मुताबिक ही लिखी गई है। मतलब हम अभी भी एनिमल्स को इस तरह से ही रेगुलेट करना चाह रहे हैं जैसे इस प्लेनेट के अकेले मालिक इंसान हैं। जबकि हम वन हेल्थ जैसा कॉन्सेप्ट जब देखते हैं जो यूएन का इनिशिएटिव है, इंडिया में लागू हो रहा है, तो हमें पता लगता है कि इवन ह्यूमन हेल्थ भी जो है वो वन हेल्थ तब है जब उसको आप रिलेट करें वाइल्ड लाइफ के साथ और एनवायरमेंटल लाइफ के साथ, तब ह्यूमन हेल्थ सिक्योर रह पाएगी। वन हेल्थ मींस ह्यूमन हेल्थ,
वाइल्ड लाइफ हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ, ये आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड है। सो एनिमल के जो हम राइट्स की बात कर रहे हैं ये अलग हैं ही नहीं ह्यूमन राइट्स से। सो एक इल्जाम बड़ा लगता है और ये शब्द मुझे बड़ा पसंद आया जब मैं ये तैयार कर रहा था, दैट दिस एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग स्पीशीसिस्ट। नाउ दिस इज अ वर्ड, स्पीशीसिस्ट मीन्स में आप यूज कर सकते हैं जैसे कि रेसिस्ट होता है, उसी तरह से एक टर्म है स्पीशीसिस्ट। तो एक्ट स्पीशीसिस्ट किस तरह से है, दैट इट पुट द वेरी सिंपल द अजम्पशन दैट ह्यूमंस आर सुपीरियर स्पीसीज एंड डिजर्विंग मोर राइट्स। तो ह्यूमंस के लिए सारी राइट्स की बात हो रही है, हालांकि डेवलपिंग कंट्री उसमें भी अभी स्ट्रगल कर रही है, तो फिर एनिमल राइट्स की तो बात ही नहीं है, उनके राइट्स के ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। जबकि हमें पता है बाय नेचर, अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें तो प्लेनेट अर्थ पे सभी को इक्वल राइट्स हैं। नाउ let's move to Marg portal, a small but important. So Marg portal, it is launched by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. So इस तरह के factual information जरूर याद रखें, which is under, this is a department under Ministry of Commerce and Industry. So एक basically Marg portal launch किया। Marg की full form क्या है? This is mentorship, advisory, assistance, रेजिलेंस एंड ग्रोथ पोर्टल। अगर शब्दों पे गौर करें तो मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी है, साथ ही में मेंटोरशिप के साथ साथ एडवाइजेस तो होंगी, साथ में असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, रेजिलियंस ताकि फ्यूचर शॉक्स को इजीली अब्सॉर्ब कर सकें और ग्रोथ अचीव कर सकें। अब ये सारी फैसिलिटी किसे दी जा रही हैं? सो इट इज बेसिकली अ कॉल, जितने भी लोग इंडिया के अंदर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सो स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए एक कॉल है कि आप आइए मार्ग पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और यहां पे आपको जो नेसेसरी गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। क्या स्टेप है? सो दिस इज अ नेशनल मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अंडर स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया जो ऑलरेडी स्कीम इंडिया की चल रही है, उसी के एजीज के अंदर मार्ग पोर्टल शुरू किया गया। सो इट इज वन स्टेप प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट अगेन द मेंटरशिप स्टार्टअप्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर। कोई ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड के अंदर स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। सो फंक्शंस, स्टेजेस, ज्योग्राफीज एंड बैकग्राउंड डिफरेंट वेरियस फील्ड्स के अंदर, वेरियस देश के तमाम हिस्सों के अंदर, वेरियस फील्ड्स के अंदर जो भी स्टार्टअप है उनके लिए एक कॉल दिया गया है कि आइए मार्ग पोर्टल पे हमारे साथ जुड़िए। क्या किया जाएगा यहां पे? दैट mentorship program for ecosystem enablers, then it is a mobile friendly user interface, मोबाइल के साथ ही आप जुड़ पाएंगे mentors के साथ में। then recognition for contributing mentors, जो भी mentors कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा और साथ ही में वीडियो ऑडियो कॉल की ऑप्शन रहेगी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिंपल शब्दों में समझें तो ये पोर्टल काम कैसे करेगा। सो 3 फेज हैं इसके अंदर। भाई मेंटोरशिप के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो चाहिए प्लेटफॉर्म, चलिए वो ये पोर्टल बन गया। क्या पोर्टल है? मार्ग। अब इस पोर्टल के ऊपर आपको और कौन लोग चाहिए? सो एक तो सबसे पहले मेंटोर्स चाहिए ना, मेंटोरशिप की सारी बात है, तो आपको क्वालिफाइड मेंटोर्स चाहिए और फिर जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो लोग चाहिए। देन आपको बस इस पोर्टल के ऊपर इनकी एक कंजीनियल एनवायरनमेंट के अंदर मीटिंग प्रोवाइड करनी है। जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का, जो आज की गवर्नमेंट्स हैं, इनको क्या रोल निभाना है, तो क्या खुद ही सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है, खुद ही जाके हर चीज के अंदर पार्टिसिपेट करना? नहीं, आज की गवर्नमेंट है इनेबलर गवर्नमेंट। आज की गवर्नमेंट को, जिसके लिए हम बात करते हैं रीगो मॉडल जो टेड एंड ऑसबॉर्न का है, दैट गवर्नमेंट मस्ट बी इनेबलर। एक कंजीनियल एनवायरनमेंट देना है ताकि लोग अपने पोटेंशियल को खुद ग्रो कर सकें, ऑप्टिमली हासिल कर सकें अपने पोटेंशियल को, और फिर ग्रोथ उसका खुद का एक बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए ये मार्ग पोर्टल है। करना क्या है? फेज 1, 3 फेज हैं इसके अंदर। पहले तो मेंटोर ऑनबोर्डिंग, पहले तो मेंटर्स को ऑनबोर्ड लेके आना है। तो इसके लिए क्या किया है? ये सक्सेसफुली लॉन्च्ड है, एग्जीक्यूट कर दिया गया। 400 से ज्यादा एक्सपर्ट मेंटर्स को ऑनबोर्ड ले आए हैं हम अक्रॉस सेक्टर्स। तो इस पोर्टल पे ऑलरेडी जो सिखाने वाले हैं वो आ चुके हैं। अब किसकी वेट है? सीखने वालों की। तो जो स्टार्टअप हैं इनको ऑनबोर्ड लेके आना है। तो ऑलरेडी DPIIT ने 14 नवंबर 2022 से पोर्टल ओपन कर दिया है। तो जो स्टार्टअप अपना डिफरेंट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, अब सीखने वाले आ जाएं। और फाइनली क्या करना है? दैट मार्ग पोर्टल लॉन्च एंड
मेंटोर मैच मेकिंग। सो फेज 3 के अंदर क्या किया जाएगा, जब इसको फुली एग्जीक्यूट किया जाएगा तो जो स्टार्टअप किसी ने शुरू किया है और उसको जिससे मेंटोरशिप चाहिए, जो एक डेजिग्नेटेड मेंटोर होगा, उससे मैच मेकिंग की जाएगी। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होना। तो पोर्टल के अंदर अलग अलग सेक्शंस आप क्लिक करें कि मेरे सेक्टर का, जिस सेक्टर में मैं स्टार्टअप कर रहा हूं, वहां पे कौन कौन से मेंटोर्स अवेलेबल हैं और उनमें से भी आपका जो फेवरेट मेंटोर है उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो सिग्निफिकेंस हम अब तक समझ ही चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? दैट स्टार्टअप नाउ कैन इफेक्टिवली कनेक्ट विद एकेडमिशियंस, क्योंकि जो मेंटोर्स हैं उनमें एकेडमिशियंस भी होंगे, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होंगे, ऑलरेडी सक्सेसफुल फाउंडर्स होंगे। वो शार्क टैंक वाली फीलिंग आ रही है ना आपको थोड़ी थोड़ी। देन सीजन्ड इन्वेस्टर्स भी होंगे, क्योंकि स्टार्टअप के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक बड़ा मसला है। देन अदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, सो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। व्हेन यू टॉक अबाउट आईसीटी तो फिर आपको लोकल क्यों रहना है, आप ग्लोबल पोटेंशियल का फायदा उठाएं। देन ऑल्सो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैच मेकिंग। तो जैसे मैं कह रहा था कि आप जाके सिलेक्ट कर लें, ये भी कोई लाजमी नहीं कि आपको क्लिक करके सिलेक्ट ही करना पड़े। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है, आपको ऑप्शन अपने आप अवेलेबल हो जाएंगी। देन टू गेट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑन ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी। तो डिफरेंट स्टार्टअप वो ये पूछ सकते हैं कि सर ठीक है हम स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन एक लोकल लेवल पे परफॉर्मेंस आ रही है, अब इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए हम क्या करें, बिजनेस को बड़ा कैसे बनाएं। Then it comes to what is startup. Now, this is a flagship initiative of Government of India और किस चीज के लिए था? To catalyst startup culture and build a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship in India. जैसे कि मोदी जी का बार बार ये कहना कि भारत का युवा आने वाले टाइम में नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला मिलेगा। जॉब सीकर से जॉब गिवर तक का सफर हमें तय करना है और उसके लिए स्टार्टअप इज अ नेसेसरी स्टेप। नाउ व्हाट इज स्टार्टअप? दैट स्टार्टअप, ये सब बहुत हम बार बार करते हैं बट ऐसी डेफिनेशन जरूर पढ़ लिया कीजिए पेपर में लिखने के लिए। सो स्टार्टअप क्या है? इज एन एंटरप्राइज दैट इज इनिशिएटेड बाय इट्स फाउंडर्स अराउंड एन आइडिया or a problem with a potential for significant business opportunity and impact. So कोई भी आइडिया, ठीक है जी, जो किसी प्रॉब्लम बेस्ड आइडियाज, खासकर आज किस दौर की हम बात कर रहे हैं कि जो आइडियाज हों कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हों। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो उनको बेहतर तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसका सोल्यूशन करते हो। तो इस तरह के आइडियाज पे जब एंटरप्रेन्योरशिप आप बिल्ड करते हैं तो इसको कहा जाता है स्टार्टअप। देन वी कम टू स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था और सेवरल प्रोग्राम्स इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं और ऑब्जेक्टिव अगेन सपोर्टिंग द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। ये तो लगातार नारा जॉब प्लेसेस के अंदर रिसाउंड करता ही रहता है। देन 2022 में इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और हमसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहां पे हो रहे हैं? सिर्फ यूएस और चाइना के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट? इतना भी ग्रेट इसके अंदर क्या है? ग्रेट इसलिए है कि हम जब लगातार बात कर रहे हो कि जी एजुकेशन बढ़ाएं, स्किल इंडिया वगैरह चल रहा हो, सो स्किल तब तक यूटिलाइजेशन के अंदर नहीं आएगा जब तक स्किल इज नॉट मीटिंग द अपॉर्चुनिटी। आपको सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो डेवलपमेंटल ग्रोथ का जो आप नारा लगाते हैं कि ग्रोथ भी और साथ में डेवलपमेंट भी हो, तो डेवलपमेंटल पाथ का सर्कल कंप्लीट करने के लिए स्किल मस्ट मीट अपॉर्चुनिटीज। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रेट। व्हाई? दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स ये क्या काम करते हैं? वो मिसिंग लिंक को कंप्लीट कर देते हैं जहां स्किल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है। तो जैसे ही स्किल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ में गाइडेंस, मेंटोरशिप, देन ग्रेट फ्रूट्स आर अवेटिंग फॉर इंडियाज फ्यूचर। नेक्स्ट इज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। सो 2019 के अंदर इसी बिल को पहले विद डिफरेंट प्रोविजंस दैट वाज प्रेजेंटेड बाय नेम ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अब उसी का नाम बदल के कर दिया गया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। आज की
बिग डेटा की एज के अंदर, जहां पे हम जानते हैं कि हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा ना सिर्फ सरकार के पास है, जैसे आधार के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी थी, जस्टिस पुत्तुस्वामी जजमेंट और राइट टू प्राइवेसी, वो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा ना सिर्फ सरकार के या गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, बल्कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है जो हम वॉलंटरली ऑलरेडी दे चुके हैं, ना आउट ऑफ हैंड है। जैसे कि फेसबुक, फेसबुक जैसे कि यूएस के जजेस का कोर्ट था फेमस केसेस के अंदर कि अब जो मसला है प्राइवेसी का, वो वायर टेपिंग का नहीं रह गया है। वायर टेपिंग अब पुरानी बात हो चुकी है, जब टेलीफोन टेप किए जाते थे। आज के फेसबुक के दौर के अंदर इट इज अबाउट लाइव टैपिंग। जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर हम अपना पर्सनल डेटा वॉल्यूम्स के अंदर ऑलरेडी डाल चुके हैं, दैट विल बिकम अ टूल ऑफ लाइफ टैपिंग फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जैसे हम जानते भी हैं, एक फेमस सेइंग है कि जिसका भी गूगल के ऊपर कोई अकाउंट है उसके लिए प्राइवेसी इज अ मिथ, और ये ह्यूज डेटा बड़े पैमाने पे मिस यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक ये है, तो हम उस मिस यूटिलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैम, सम मीडिया रिपोर्ट्स कॉल्ड इट स्कैम, ये जो यूएस में प्रेसिडेंट के इस इलेक्शन से पहले जिसमें ट्रंप जीते थे, उसमें जो हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट सबके सामने कि कैसे ये डेटा ह्यूजली मिसयूटिलाइज किया जा सकता है। सो इस दौर के अंदर इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता हो। जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी जजमेंट जो राइट टू प्राइवेसी से डील करती थी, उसमें भी ये चीज हाईलाइट की गई थी कि राइट टू प्राइवेसी अब तब तक सिक्योर नहीं हो पाएगी जब तक पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के लिए लॉज इंडिया के अंदर नहीं आ जाते हैं। तो फेसबुक पे कोई डेटा चला गया, आपके आउट ऑफ हैंड है, और आपके पास लॉ भी नहीं है कोई कि आप उस डेटा की प्रॉपर रेगुलराइजेशन के लिए फेसबुक को कंपेल कर सकें। और मैं तो ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टा, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरह की हजारों हजार वेबसाइट। जोमेटो जैसे, वो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि जोमेटो पे खाना ऑर्डर करना है, लेकिन फिर भी वो आपका इतना पर्सनल डेटा सीक करता है। मतलब उसको एक्सेस चाहिए आपकी फोन बुक के अंदर, आपकी फोन की फोटो गैलरी के अंदर। फोटो देख के क्या करना है तुमने? तो वो सारा जो पर्सनल डेटा के ऊपर चाहे अनचाहे इंक्रोच कर चुके हैं, उस पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के लिए ये बिल हाईली नेसेसरी है। क्या है बिल के अंदर? पहले तो 7 प्रिंसिपल्स की बात की गई है, और इन प्रिंसिपल्स पे आधारित फिर प्रोविजंस हैं। तो 7 प्रिंसिपल क्या कहे गए हैं? पहला है दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ये पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं, उनको इस पर्सनल डेटा का लॉफुल और फेयर यूज करना है, जो भी इंडिविजुअल कंसर्न है, और एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर। मतलब जिनका डेटा ले गया उनको भी पता हो कि इस डेटा का यूटिलाइजेशन कैसे और किस पर्पस के लिए किया जाने वाला है। देन सेकेंडली, द पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस विच इज इट इज कलेक्टेड। जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट हुआ उसी पर्पस के लिए यूज करें, किसी और पर्पस के लिए ना कर दें। कैम्ब्रिज एनालिटिका में यही हुआ था। देन इट कम्स टू दैट डाटा मिनिमाइजेशन। नाउ व्हाट इज डेटा मिनिमाइजेशन? कि जो भी डेटा कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी है वो मिनिमम से मिनिमम डेटा कलेक्ट करें। सो एक्यूरेट डेटा, मिनिमम डेटा, जितना उनके काम के लिए जरूरी है सिर्फ उतना। ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन आप लेके बैठ जाएं। देन इट कम्स टू डेटा एक्यूरेसी। नाउ डेटा एक्यूरेसी ये है कि जो भी अथॉरिटी डेटा कलेक्ट कर रही है, एक्यूरेट कलेक्ट करे। जैसे हम जानते हैं आधार पे ही बहुत सारे लोगों का गलत नाम लिखा हुआ है। अभी पीछे वो एक न्यूज आई थी कि बंगाल या किसी स्टेट के अंदर है, वहां पे जो एक व्यक्ति थे, उनके किसी कार्ड के ऊपर, राशन कार्ड या समथिंग, उनका सरनेम कुत्ता लिख दिया गया। अब वो वीडियो इसलिए वायरल हुआ कि वो फिर जो ऑफिशियल्स थे उसने कई बार कहा यार ठीक कर दो, करते नहीं थे, तो उसने गाड़ी पकड़ी, वो भौंकने लग गया उनके ऊपर कि कुत्ता लिखा ना, चलो मैं तुम्हें काट के दिखाता हूं। ये जो कुत्ता लिखा गया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, बट ये डेटा कलेक्शन का ही प्रॉब्लम है। कितने सारे लोगों को बाहर जाना होता है, तो फिर जो बाहर जाने का सिस्टम है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो आप देखें बहुत सारे लोग क्या करा रहे होते हैं, अपने सर्टिफिकेट पे नाम ही सही कराते घूम रहे होते हैं, और उसका एक ह्यूज प्रोसेस है। सो डेटा कलेक्शन को एक्यूरेट बनाना है। देन फिफ्थ प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट दैट हाउ पर्सनल डेटा दैट इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट। जो डेटा किसी भी वेबसाइट ने या किसी अथॉरिटी ने कलेक्ट किया है, ये अनादि काल के लिए नहीं स्टोर कर लिया है, तो कुछ टाइम के बाद जब उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, सो फिक्स ड्यूरेशन के बाद उसको हटा भी देना है। राइट टू फॉरगॉटन की बात हम कर रहे हैं। देन सिक्स्थ प्रिंसिपल सेज
दैट रीजनेबल सेफगार्ड इंश्योर करने हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड कलेक्शन नहीं होगा और ना ही अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होगा ऑफ पर्सनल डेटा का. Then seventh principle says the person who decides the purpose and means of the processing of personal data must be held accountable for the same. So कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है और कल को ब्रीच ऑफ पर्सनल डेटा हो जाता है तो उसको अकाउंटेबल भी किया जा सके. इन 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित प्रोविजंस क्या क्या हैं? सो प्रोविजन इसके अंदर स्पेशली द टर्म्स, एक तो डाटा प्रिंसिपल और डाटा फिड्यूशरी का क्लॉज इंसर्ट किया गया. नाउ डाटा प्रिंसिपल कौन है? मतलब डाटा प्रिंसिपल लाइक डेटा का मालिक. अब डेटा का मालिक भाई इंडिविजुअल अपने पर्सनल डेटा का खुद ही मालिक है. सो डेटा प्रिंसिपल रेफर्स टू इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड. मालिक तो वही है अपने पर्सनल डेटा का, तो डेटा प्रिंसिपल हो गया. और 18 साल से कम के अगर कोई बच्चे का डेटा है तो फिर उसके लिए उसके पेरेंट्स या फिर लॉफुल गार्जियन will be the incapacity of data principal. तो एक तो डेटा प्रिंसिपल हो गया. तो डेटा फिड्यूशरी कौन होगा? मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, डेटा कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी. तो फिड्यूशरी इज द एंटिटी दैट मे बी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, इवन स्टेट, जो के विच डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनल डेटा. सो 2 पार्टी क्लियर हो गई इसके अंदर. अपना डेटा प्रोवाइड करने वाला, डेटा का मालिक, डेटा प्रिंसिपल, और फिड्यूशरी, डेटा फिड्यूशरी. फिड्यूशरी इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट. तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है. आप कलेक्टिंग अथॉरिटी को ट्रस्ट करके अपना पर्सनल डेटा दे रहे हैं. सो नाउ व्हाट इज पर्सनल डेटा? दैट इज डिफाइंड एज एनी डेटा by which an individual can be identified. Now this is something important, okay? पर्सनल डेटा की डेफिनेशन जरूर याद रख लीजिएगा. दैट कोई भी ऐसा डेटा जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, आपकी आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ एक मसला है. दिस कैन बी रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन, वट एवर यू मे से, ठीक है? और नाम, जगह, ये सब तो है ही है. और साथ ही में प्रोसेसिंग क्या है? डेटा की प्रोसेसिंग कहलाती है द एंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी कैरीड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा. वो सारा, कोई वजह ही नहीं बची. एंटायर साइकिल प्रोसेसिंग ये नहीं है कि पुट टू इन कमर्शियल यूज. तो आपने जैसे ही डेटा रिसीव किया वो एंटायर साइकिल के अंदर आ जाएगा. दैट विल बी कवरिंग द प्रोसेसिंग. देन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी. अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी का ये है कि जो भी डेटा फिड्यूशरी मतलब कलेक्ट करने वाली एजेंसी, तो उसके नंबर ऑफ क्लाइंट्स के आधार पे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी का टैग दिया जाएगा टू डिफरेंट डेटा कलेक्टिंग अथॉरिटीज. लेकिन इसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या पैरामीटर होंगे और उसके बाद सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी और उनके लिए क्या रूल्स होंगे. लेकिन एक चीज क्लियर है दैट जो भी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी का टैग जिनको मिल जाएगा बात के अंदर गवर्नमेंट पैरामीटर्स के आधार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे, दैट डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा. और साथ ही में इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर, डेटा का ऑडिट भी कराना होगा कि उसकी साम संभाल ठीक से की जा रही है या नहीं की जा रही है. नेक्स्ट, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स क्या क्या है जिन्होंने डेटा दिया है? एक तो एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स अब इंडिविजुअल को यह हक होगा दैट दे मस्ट बी एबल टू एक्सेस बेसिक इंफॉर्मेशन इन लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं उन भाषाओं के अंदर अब इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं डेटा कलेक्टिंग अथॉरिटी से. देन राइट टू कंसेंट. दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल शुड नो व्हाट आइटम्स a personal data fiduciary wants to collect and the purpose of such collection and further processing. So complete चीजों के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, इन सब के लिए डेटा जिसका लिया जा रहा है उससे कंसेंट लेनी होगी ताकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग चल सके. देन इट कम्स टू इंडिविजुअल ऑल्सो हैव राइट टू विड्रॉ द कंसेंट फ्रॉम डेटा फिड्यूशरी. सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे लगता है कि अब जो डेटा फिड्यूशरी है इसके पास मेरा डेटा नहीं होना चाहिए, तो कंसेंट वापस भी ले सकते हैं. उस सूरत में आपका डेटा प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा. देन कम्स द राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू इरेज. सो अब डेटा प्रिंसिपल्स को ये राइट भी होगा कि तय कंडीशंस के अंदर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो डिमांड कर सकता है डेटा फिड्यूशरी से कि मेरा डेटा अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दीजिए. राइट टू बी फॉरगॉटन भी इंश्योर किया गया. देन राइट टू नॉमिनेट.
डेटा प्रिंसिपल को ये भी अधिकार रहेगा कि वो अपना कोई नॉमिनी मे बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दे कि मेरे बिहाफ पे मेरे डेटा को डेटा फिड्यूशरी के साथ ये एंटिटी रेगुलेट करेगी। देन इट कम टू डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाएगा। किस काम के लिए बनाया जाएगा? यही कि जो भी बिल हैं इसकी सारी प्रोविजन कंप्लायंस में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जितने भी डेटा फिड्यूशरी हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं वो भी कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड काम करेगा। सो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म और नया आने वाला है। Then, in case of unsatisfactory response from the data fiduciary, the consumer can file complaint with this डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन, आपने प्लेटफॉर्म से कहा सेट कंडीशन के अंदर मेरा डेटा इरेज कर दीजिए। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास शिकायत कर सकते हैं। नाउ क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जो ओरिजिनल बिल था, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था 2019 का, जिसको रिप्लेस करके अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 लाया गया, तो ओरिजिनल बिल के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर डेटा था उसके ऊपर लिबरल अप्रोच नहीं थी, बल्कि रोक थी। अब क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर क्या चीज है? सिंपल समझें तो जैसे फेसबुक, अब फेसबुक पे हम बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, तो कुछ लोकल सर्वर के थ्रू ये चल रहा है, लेकिन ये सारा डेटा लोकल सर्वर से किसी और सर्वर में ट्रांसफर होने के बाद कहां पे ये सारा डेटा स्टोरेज हो रहा है, किस क्लाउड में स्टोरेज हो रहा है, और अगर लैंड पे वो स्टोरेज है तो वो फैसिलिटी कहां है, किस कंट्री के अंदर है, फेसबुक ओपनली नहीं बताता। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देती, बट वो कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मान सकते हैं, वो उनका सीक्रेट मैटर है। और अल्टीमेटली हम ये तो मानते हैं कि इनके जो मेन सर्वर्स हैं वो हमारे आउट ऑफ बॉर्डर्स हैं कहीं ना कहीं। जैसे ट्विटर है तो हमें पता है यूएस से रेगुलेट हो रहा है, तो उनके पास कुछ तो मैकेनिज्म है जो डेटा स्टोर करके रखते हैं। नाउ इट कम्स टू द थिंग कि फिर इंडिया में ये क्वेश्चन होता था कि जब इतना वॉल्यूम्स के अंदर इतने सारे लोगों का डेटा कंट्री से बाहर ऑलरेडी जा चुका है, तो आप उसको किस तरह से रिकलेक्ट करेंगे अगर कल को आपको रिकलेक्ट करना पड़ गया तो वो तो आपके आउट ऑफ हैंड्स है। ऊपर से आपकी कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है कि आप जाके तलब कर देंगे जी हाँ एलॉन मस्क साहब आप ये हमारे कोर्ट के अंदर है ना, कि वो बागपत में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां लड़के ने केस किया, वहां आके आप जरा हाजिरी दीजिए, नॉन बेलेबल वारंट है आपके खिलाफ। वो हो नहीं पाएगा, इंटरनेशनल लॉ का मसला है। सो क्रॉस बॉर्डर डेटा जो ट्रांसफर था इसके ऊपर काफी ज्यादा हंगामा था। अच्छा, जब इंडिया ने स्टैंड लिया कि हम ये शर्त लगाते हैं कि जितने भी डेटा फिड्यूशरी, अब तब तो ये टर्म नहीं थी लेकिन हम अभी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो शर्त ये थी कि डेटा फिड्यूशरी को लोकली स्टोर करना पड़ेगा सारा डेटा। अब इसमें प्रॉब्लम आई कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं फिर वो इसके लिए तैयार नहीं थी, और फिर आपको इंडिया को एक ग्लोबल इमेज देना है और आईसीटी के दौर में आप हैं, तो इसको लेके काफी डायलेमा था। लेकिन अब इसके ऊपर एक लिबरल स्टैंड बिल ने लिया है। सो लिबरल स्टैंड क्या है? दैट बिल अलाउज द क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज, जो पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, बोले अब लोकली करो यहां पे। देन ट्रांसफर आप डेटा कर सकते हैं बट सर्टन नोटिफाइड कंट्रीज और टेरिटरीज में ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जिस मुल्क को नोटिफाई करेंगे इंडियन गवर्नमेंट, उसी मुल्क के अंदर ये डेटा स्टोर हो पाएगा क्रॉस बॉर्डर जाके, प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये रहेगी कि उन मुल्कों के अंदर सुटेबल डाटा सिक्योरिटी लैंडस्केप हो एंड द गवर्नमेंट कैन एक्सेस द डेटा ऑफ इंडियंस फ्रॉम देयर, वहां से हम एक्सेस कर पाएं। फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज की हम बात कर सकते हैं, या फिर ओवरसीज जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनकी बात करें। मतलब ये तो उम्मीद नहीं करेंगे ना पाकिस्तान को नोटिफाई कर दो हम वहां से डेटा मंगा लेंगे, मतलब वो तो हमारी चम्मच ना लौटाएं खाली, ठीक है, तो डेटा कहां से लौटाएं। नाउ वी कम टू फाइनेंशियल पेनल्टीज। सो डेटा फिड्यूशरी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में नाकाम रहते हैं, डेटा ब्रीच होता है, तो 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का फाइन किया जा सकता है डेटा फिड्यूशरी के ऊपर। डेटा प्रिंसिपल, अब डेटा प्रिंसिपल के ऊपर फाइन क्यों? अगर ये अपनी गलत इंफॉर्मेशन दर्ज कराते हैं, ठीक है, अगर खुद से ही वॉलंटरली गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो 10,000 तक का फाइन हो सकता है। समझ रहे हैं ना डेटा प्रिंसिपल्स? बहुत सारे फ्रॉडिये भी तो हैं जो फ्रॉड अपनी इंफॉर्मेशन दे के रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट करके बहुत सारे फ्रॉड करने निकलते हैं, तो डेटा प्रिंसिपल के ऊपर भी पेनल्टी लाजमी है। देन इट कम्स टू एग्जम्पशंस, क्या क्या है? सो एग्जम्पशंस हैं कि एक तो गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट सर्टेन बिजनेसेस फ्रॉम एडहेरिंग प्रोविजंस, ठीक है जी। सो कुछ बिजनेसेस को एग्जम्पशन दे सकते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स को। सो एक
ये था कि जो आपका ये डेटा प्रोटेक्शन लॉस के अंदर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और पेनल्टीज आएंगी, तो स्टार्टअप के खिलाफ स्टार्टअप जब भी इंडिया के अंदर कोई शुरू हो रहा है तो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि एकदम से इन प्रोविजंस को फॉलो अप कर सके, इंप्लीमेंट कर सकें, तो दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे कुछ स्टार्टअप्स को कर देंगे कि ठीक है आपको एग्जम्पशन दी जाती है कुछ समय के लिए। देन नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जम्पशंस, ठीक है जी। सो नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन सब के आधार पे भी एग्जम्पशन दी जा सकती है डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर। जैसे हम एक सिंपल बात करें कि राइट टू बी फॉरगॉटन, डेटा टू इरेज। अब नीरव मोदी यहां से भागे हुए हैं, उनकी बहुत सारी क्रिमिनल टाइप की इंसिडेंट को होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे स्टोर करके रखा गया। अब कुछ टाइम के बाद वो कह दे, जो भी कुछ टाइम लिमिट ऐसा हो, मतलब अगर सिक्योरिटी लेवल पे वो एग्जम्पशन नहीं है और वहां पे क्लॉज लिखें कि इतने साल बाद राइट टू इरेज है, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोन करके कहेंगे चलो जी मेरा सारा डेटा डिलीट करो, कल को आपके पास प्रूफ ही ना हो, जस्ट ऑन अ हाइपोथेटिकल नोट। तो इस तरह के केसेस के अंदर जो एग्जम्पशन है वो दे दी जाएगी इन सारी बिल, इस बिल की सारी प्रोविजन से या सूटेबल मॉडिफिकेशंस के साथ। नाउ हाउ इंडिया डेटा प्रोटेक्शन रिजीम इवोल्यूशन हैपेंड। सो देखिए, जैसे हम बात करें तो लैंडमार्क तो 2017 का जस्टिस के एस पुत्तुसामी जजमेंट था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को ऑल 9 जज बेंच ने यूनानिमसली स्टैब्लिश किया दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। और यही पे हमने बात की थी कि राइट टू प्राइवेसी आप तब तक एंजॉय रियलिटी के अंदर नहीं कर पाएंगे जब तक इस पर्सनल डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने के लॉज नहीं होंगे इंडिया के अंदर। देन द सेकेंड थिंग वॉज दैट इसी बैकड्रॉप में 2017 के अंदर BN श्री कृष्णा कमेटी बनी थी। तो 2017, 18, 19 तो यूपीएससी ने तो ये BN श्री कृष्णा रिपोर्ट सबने रटी। सो इस कमेटी के अंदर बेसिकली डेटा experts of data protection that submitted its report along with a draft data protection bill as well। तो जितने भी एक्सपर्ट थे उन सबने एक ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल भी दिया था, बट अब तो वो आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि उसके बाद एक बिल और उसके बाद फिर से अब एक नया बिल आ चुका है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर क्या था और ये कैसे अभी जो आया है ये उससे डिफरेंट था। तो इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली देयर वाज रिस्ट्रिक्शन और प्राइवेसी लॉ की बात की गई थी ऑन प्रोसेसिंग एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा प्रोटेक्शन, एक अथॉरिटी बनाने की बात की थी, वो सब इसके अंदर बनाया जा रहा है। साथ ही राइट टू बी फॉरगॉटन, वो राइट टू इरेज इसके अंदर है, और डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर था। लेकिन हम बात कर चुके हैं कि पुराने स्टैंड से नया स्टैंड कैसे डिफरेंट है कि डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर अभी इंडिया ने सॉफ्ट स्टैंड लिया है। सो क्रॉस बॉर्डर डेटा डेजिग्नेटेड टेरिटरी के अंदर अलाउ कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये अभी भी करंट अफेयर के अंदर हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो इन रूल्स ने भी OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया, साथ में OTT प्लेटफॉर्म 1, सोशल मीडिया 2 और डिजिटल न्यूज 3 माध्यमों को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। तो वो सारा न्यूज कि तांडव वॉज द फर्स्ट सीरीज जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर पे एडिट किया गया था या आप कहें सेंसर किया गया था, वो सब इस रूल से रिलेटेड है। देन इट कम टू डाटा प्रोटेक्शन लॉज अराउंड द वर्ल्ड। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि दिस मॉडल इज द आइडियल मॉडल। सो अब यूरोप का क्या सिस्टम है कि यूरोपियन यूनियन की ज्यादातर कंट्री के अंदर राइट टू प्राइवेसी को उनके बेसिक राइट से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, या हमारी जबान में कहें तो फंडामेंटल राइट से रिलेट करके देखा जाता है और एस्टैब्लिश्ड है वहां पे। तो राइट टू प्राइवेसी का डिमांड सोसाइटल लेवल पे बहुत हाई है, जिसको एड्रेस करना होता है सरकारों को भी। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाया हुआ है, जिसको GDPR बोलते हैं। तो दिस इज द आइडियल मॉडल। दुनिया भर में कहीं भी सबसे, अगर हम बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग लॉज हैं डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, वो यूरोपियन यूनियन का GDPR है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो सारे ही मुद्दों को एक मुश्त तरीके से एड्रेस करता है, ठीक है जी। और हम बात कर चुके हैं राइट टू प्राइवेसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए है। देन यूएस मॉडल में कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव, और यूरोपियन यूनियन लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के लिए ये बिल पेश किया जा चुका है। देन यूएस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं
तो यूएस मॉडल में भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्राइवेसी राइट्स नहीं है, या फिर जीडीपीआर के तर्ज पे कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, एडॉकिज्म चल रहा है। तो वहां पे क्या है, लिमिटेड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग रेगुलेशंस डेटा प्रोटेक्शन के लिए लाई जाती हैं। यूएस के लिए जो यूएस के अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपनीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरह का कोई कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है वहां पे, और तभी तो कैम्ब्रिज एनालिटिका हो गया वहां पे। देन वी कम टू चाइना मॉडल। देखिए अब ये बस है स्लाइड के अंदर, तो आप देख लें। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि चाइना ने क्या स्टेप लिए हैं। अच्छा, देखने या ना देखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि चाइना ऑन पेपर क्या प्रपोज कर रहा है और वहां पे क्या रियल में हो रहा है, ये ह्यूजली डिफरेंट चीजें हैं। कहने को तो उनके यहाँ राइट टू वोट भी फंडामेंटल राइट है, वो कितना मिलता है हमें पता है, बट मॉडल क्या हो सकता है। सो हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ इंप्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। दैट न्यू लॉज ऑन डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू किए गए हैं आखिरी 12 महीनों में, इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ। सो हमारी तर्ज पे उधर भी काम हो रहा है। नवंबर 2021 में आया था। क्या देते हैं, इट गिव्स चाइनीज डेटा प्रिंसिपल्स न्यू राइट्स एज इट सीक्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा। तो वही डेटा प्रिंसिपल वाला, और डेटा फिड्यूशरी अगर मिसयूज करेगा तो प्रोटेक्शन है। इसी के साथ में डेटा सिक्योरिटी लॉ, इसको एनरोल किया गया है जो सितंबर 2021 में आया था। और ये रिक्वायर करता है, ये मैंडेट करता है दैट बिजनेस डेटा to be categorized by levels of importance and puts new restriction on cross border transfer। चाइना का स्टैंड सॉफ्ट नहीं है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को लेके। चाइना का स्टैंड हो भी नहीं सकता है, बंद मुल्क है। तो वो तो वहां पे अपने ट्विटर नहीं अलाउ कर रहे, वो वहां पे अपने फेसबुक नहीं, यूट्यूब नहीं अलाउ कर रहे हैं, उसकी भी बहुत पार्शियल बैनिंग की बात हो रही है वहां पे। सो क्रॉस बॉर्डर डेटा को अलाउ नहीं कर रहा है चाइना, और वो सूटेबल है उनके सिस्टम के हिसाब से। तो हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री से लेके मेंस तक के लिए, इसको इंपॉर्टेंटली तैयार कर लीजिएगा। हम ग्लोबल एग्जांपल भी कर चुके हैं। नाउ एक जो डिबेट अभी ताजी छिड़ गई है इलेक्शन के माहौल में, और ऐसी डिबेट इलेक्शन के माहौल में बहुत लाजमी छिड़ती भी है, एक है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और स्पेशली आम आदमी पार्टी ने और भी कुछ ने साथ साथ ये कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं, और जो सत्ता में हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने राज्य के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं। सो पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम, बेसिक डिफरेंस क्या है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इनके ऊपर नजर डालनी है। अब सिंपल समझें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या था, दैट एक लाइफ लॉन्ग इनकम इंश्योर की जाती थी पोस्ट रिटायरमेंट जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे। तो इसके अंदर नॉर्मल फॉर्मूला ये था कि जब रिटायरमेंट के वक्त जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% एज अ पेंशन पे किया जाएगा रिटायर्ड व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग। और छोटे छोटे सब रूल के अगर उसकी डेथ हो जाए तो स्पाउस को उसका भी 50% वो आधी कर दी जाएगी, फिर तो वो सब रूल्स है। बट अगर हम पेंशन की बात करें तो जो भी रिटायर्ड बंदा है उसको लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पे करना है, लाइफ लॉन्ग पे करना है, और साथ में साल में 2 बार डियरनेस हाइक भी देना है। तो मतलब मरते दम तक जो पेंशन है वो भी डियरनेस अलाउंस के साथ बढ़ेगी, स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ता रहेगा। एंड दिस अमाउंट वाज फिक्स्ड, और ये जो अमाउंट है ये सैलरी से कट नहीं किया जाता था। मतलब जब वो नौकरी कर रहा है तभी अमाउंट कट नहीं किया जाता था, ये शेयर बर्डन है ऑन द स्टेट टू पे। देन इट कम टू, इसी के साथ एक जीपीएफ फैसिलिटी और थी, सो जनरल प्रोविडेंट फंड। तो इसके अंदर क्या होता था कि एक लिमिटेड अमाउंट, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे इनको एक कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट देना होता था, सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी, और ये अक्यूमुलेट होता रहता था ओवर द टाइम, और फिर रिटायरमेंट के वक्त वो इसको अवेल कर सकते थे, गवर्नमेंट से ले सकते थे। हालांकि जीपीएफ नौकरी के दौरान भी कुछ परसेंटेज तक निकाला जा सकता था। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम चल रहा था। और इसी के साथ अब जीपीएफ और ओल्ड पेंशन स्कीम, इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स आ रहे थे। साल 2000 में, 2004 के अंदर, साल 2004 के अंदर इस सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कंसर्न क्या थे इसकी वजह से, एक तो अनफंडेड पेंशन लायबिलिटी। सो अनफंडेड मतलब ऐसा कोई फंड नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया हुआ जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन ओवर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हो और फिर उसके बेनिफिट से इन पेंशन को फंड किया जा सके। तो इट वाज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि कहीं से भी लाओ आप पेंशन पे कीजिए। इसके साथ हर साल बजट में डिफरेंट
मतलब हर एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर हर साल बजट में एलोकेशन करनी होती थी पेंशन्स के लिए। तो हर साल बजट में आप एलोकेशन करते चले जा रहे हैं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि आने वाले 20-25 साल में ये कितना ग्रो कर जाएगा या फिर उसको आप कैसे फंड करेंगे, इसके लिए कभी कोई सोल्यूशन पेश नहीं किया गया। देन इट कम टू अनसस्टेनेबल। अब अनसस्टेनेबल किस तरीके से होता चला जा रहा था कि जो भी देखिए पेंशन्स हैं, सो पेंशन और इसमें डियरनेस जो अलाउंसेस हैं उनकी इंक्रीज की वजह से ये सालाना हर व्यक्ति की पेंशन का बर्डन स्टेट के ऊपर ज्यादा आ रहा है, वो बढ़ती चली जा रही है। और उसी की वजह से जो न्यू एंट्रेंट हैं अब उनको जो सैलरी हाइक आप दे सकते हैं उसका पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है। तो एक अनसस्टेनेबल मॉडल बन रहा था। और इसी के साथ अब ये कहने में तो थोड़ा इनह्यूमन लगता है, बट अगर हम शेयर फैक्ट की बात करें तो बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, तो ये जो रिटायर्ड लोग हैं ये अब एक लंबे समय जीने वाले हैं एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। मैं अगेन कह रहा हूं ये इनह्यूमन लगेगा, बट क्योंकि फैक्ट्स हैं और रिपोर्ट्स में ऐसी चीजें होती हैं तो हम इसलिए बात कर रहे हैं। तो लॉन्जिविटी बढ़ेगी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ेगा, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। सो अब ये जो पेंशन का सिस्टम है ये एक लंबे टाइम तक गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बन के रहेगा। अब वही सारी चीजें जो अग्निवीर के लिए प्रपोज की गई थी कि क्या क्योंकि इतना सारा पेंशन के अंदर देना पड़ रहा है तो डिपार्टमेंट की स्किल डेवलपमेंट के अंदर इस जो उनकी बेटर ट्रेनिंग हो सकती हैं, मिड टर्म ट्रेनिंग्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उनके ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा बर्डन कम करना है, गवर्नमेंट को स्लिम ट्रिम करना है। इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा दिया गया था। सो इन दिस बैकड्रॉप व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स रिस्पांस? उन्होंने इस समस्या का क्या हल तलाश किया? 1998 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक कमेटी को ऑर्गेनाइज किया ऑन ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, जिसको कहा गया ओआसिस प्रोजेक्ट। और इस कमेटी ने साल 2000 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और लेकिन ओआसिस का जो टारगेट था वो न्यू पेंशन स्कीम नहीं था। बेसिकली ये आई थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं और उनकी फिर कोई भी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन तो होती नहीं है वहां पे, तो उसको कैसे एड्रेस करना, इसके लिए स्कीम बनाई जा रही थी। सरकारी जॉब वालों पे नहीं था ये टारगेट। लेकिन ओआसिस रिपोर्ट ने जो रिकमेंड किया, उन्होंने कहा ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं ये 3 तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एक है सेफ, बैलेंस्ड एंड ग्रोथ फंड, ठीक है जी। और ये कौन? ये 6 फंड मैनेजर्स फ्लोट करेंगे। अब इसके अंदर जो बैलेंस होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा इन लोगों की तरफ से, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। एंड फाइनली इंडिविजुअल्स वुड हैव अ यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट। तो उनका कलेक्टिव बना लिया पैसे का, उसको गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अनफंडेड वाला इशू नहीं रहा, क्योंकि वो ग्रोथ करेंगे बॉन्ड्स तो फिर फंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और फाइनली इन लोगों का एक यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट होगा जिसके अंदर बेसिकली 500 रुपए सालाना इनको इन्वेस्ट करना होगा। तो उसी चीज का कैपिटल वो इन्वेस्ट होगा बॉन्ड्स के अंदर और फिर उसके जो फ्रूट्स होंगे उसके थ्रू बाद में एक पेंशन स्कीम क्रिएट कर दी जाएगी। कैसे? पोस्ट रिटायरमेंट ये जो सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है लगातार उस अकाउंट के अंदर, सो 2 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद जो अकाउंट होल्डर है उसको एन्युटी परचेज करनी होगी। और एन्युटी परचेज करने के बाद क्या होगा? तो जिस भी आप कहिए कि एन्युटी प्रोवाइडर की आपने एन्युटी परचेज कर ली है, वो क्या करेगा? उस इन्वेस्टेड अमाउंट के बदले एक फिक्स्ड मंथली इनकम प्रोवाइड करेगा। वो फंडिंग की गेम पे आ गए हैं अनफंडेड से। और उस वक्त जब ये रिपोर्ट तैयार की थी तो बोले ठीक है वो 500 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से और वो 2 लाख की एन्युटी के हिसाब से 1500 रुपए जो है ये मंथली इनकम शुरू हो जाएगी। सरकार बाहर और एन्युटी प्रोवाइडर ये मंथली इनकम इंश्योर कर देगा जो पेंशन जिसको डेजिग्नेटेड पेंशन अकाउंट है। नाउ ओआसिस की रिपोर्ट ही अभी आई तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी, लेकिन गवर्नमेंट को पसंद आ गई। बोले यार अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो सकती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्यों नहीं? तो इसी को बेसिस बनाया गया न्यू पेंशन स्कीम का, विच वाज नोटिफाइड इन दिसंबर 2003। नाउ वी कम टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस लॉन्च कर दिया, न्यू पेंशन सिस्टम, जनवरी 2004 के अंदर। याद रखिएगा आर्म्ड फोर्सेस पे लागू नहीं किया गया था, आर्म्ड फोर्सेस वालों को नाराज नहीं करना है। 2018-19 के अंदर टू स्ट्रीमलाइन द एनपीएस एंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया? कुछ चेंजेस कर दिए हैं
टू बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस। सो सम चेंजेस, ये मतलब ऐसा है कि अभी इवोल्यूशन पीरियड के अंदर है, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनपीएस? सो एक तो ओपन स्कीम है, लाजमी ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इसको अवेल कर पाए। सो एनी पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, कहीं पे भी आप काम करते हैं तो 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति एंड इंक्लूडिंग द एनआरआईज वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। क्या किया जाता है इसके अंदर? एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है। टेक्निकली या सिंपली समझें तो मतलब गवर्नमेंट और जो भी बेनिफिशियरी है, ठीक है, से ए पर्सन, ये आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अपनी सैलरी का, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का, बेसिक सैलरी का 10% जमा करना होता है और साथ में फिर उसी अमाउंट के एवज में गवर्नमेंट भी जमा करती है। हालांकि रूल ये कहता है कि अगर 10% दे रहे हैं कोई भी बेनिफिशियरी, तो जो एम्प्लॉयर है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, वो 14% इसके एवज में जमा करेंगे, तो एक कैपिटल बन जाएगा। ओके, सो 10% एंड 14%। अब इसको क्या किया जाएगा? इन फंड्स को, जितना भी ये फंड कलेक्ट होगा, पहले अनफंडेड की गेम आ रही थी ना, पहले तो कंट्रीब्यूट कुछ था नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को पल्ले से देना पड़ रहा था। तो अभी इस कंट्रीब्यूटेड फंड को आगे और ज्यादा फंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? दीज फंड्स आर देन इन्वेस्टेड इन ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स। मार्केट में इन्वेस्ट किया जाना शुरू करेंगे। देन 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रूल बनाया दैट सेंट्रल, हमने अभी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ छूट दी गई है, वो छूट ये थी that government employees have the option in selecting the pension funds and investment pattern. So central government employees का अब कमांड, एक लिटिल कंट्रोल हो सकता है कि किस इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर इस पैसे को या मेरे पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। देन रिटायरमेंट के वक्त क्या होगा? अब जो पेंशन आनी शुरू होगी वो कैसे? अभी तो कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, जॉब चल रही है, तब तो आपको रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। रिटायरमेंट के वक्त जो भी कॉर्पस, जितना पैसा इकट्ठा हुआ, जो एक एम्प्लॉय की और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से बना, सो उस सारे कॉर्पस के अंदर बेसिकली 60% विड्रॉ कर सकता है जो पेंशन लेना चाहता है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, विच इज टैक्स फ्री। बट रिमेनिंग 40% इज इन्वेस्टेड इन एन्युटीज, फिर वो एन्युटी ही परचेज करनी पड़ेंगी। ओके, एंड विच इज टैक्स्ड ऑल्सो। अब इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि एक तो जो लाइफ लॉन्ग सेविंग की, उस पर पहले इनकम टैक्स दे चुके हैं, उसके बाद सेविंग के बाद जब आप कह रहे हैं कि उसको मैं दोबारा कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप उस पर डबल टैक्सेशन वाला काम लेके आ रहे हैं। बहरहाल 40% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये आप समझ चुके होंगे, फिर जो भी एन्युटी प्रोवाइडर है वो उस परचेजिंग के एवज में एक मंथली इनकम जो भी बेनिफिशियरी है, पेंशन भोगी है, उसको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो मेन गेम यहां पे आप देख रहे हैं वो फंडेड अनफंडेड वाला इक्वेशन सेट किया गया है, बट विद द हेल्प ऑफ मार्केट। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, वो आगे हम बात करेंगे इशू का। सो इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम, बट व्हाट आर द इश्यूज विद एनपीएस? एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ये सब कुछ गवर्नमेंट नहीं पे कर रही है, तो यहां पे खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जड़ा है उसका बेसिक पे का एक कट लग रहा है, तो वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी एनपीएस के अंदर, ठीक है जी। देन दूसरा, जीपीएफ जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, जो जीपीएफ की जनरल प्रोविडेंट फंड की स्कीम चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और साथ ही में मेजर इशू क्या है? दैट इट इज मार्केट लिंक्ड। आप एन्युटीज परचेज कर रहे हैं और एन्युटी प्रोवाइडर उसके एवज में आपको एक मंथली इनकम देगा, लेकिन जब हम बात करें, जब रिटर्न बेस्ड आपकी पेंशन है तो पे आउट अनसर्टेन है, पे आउट सर्टेन नहीं है। जैसे पहली स्कीम में तो एक फिक्स्ड अमाउंट, जो सैलरी आपने लास्ट विड्रॉ की है उसके एवज में आपको उसकी 50% वो फिक्स्ड है आपका, और डियरनेस अनाउंस के साथ तो वो बढ़नी है। यहां पे मार्केट रिटर्न पे डिपेंड करेगी, तो ये सर्टेन नहीं होगी। मार्केट वॉलेटिल जो आपके इफेक्ट्स होते हैं वो इस मंथली पेंशन को भी प्रभावित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो दिस इज द इशू विद न्यू पेंशन स्कीम। तो गवर्नमेंट सर्कल में काफी ज्यादा विरोध था कि वो पहले वाला सिस्टम अच्छा था। जाहिर सी बात है, पहले वाला अच्छा था, तो कंट्रीब्यूशन कुछ करना नहीं है और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है पेंशन देना। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नजर से देखें तो पहले वाला सिस्टम ठीक था, लेकिन अगर स्टेट की हम फाइनेंसेस को रेगुलेट करने की नजर से देखें, और अगर एक स्टेबल मार्केट, जो हम कह रहे हैं कि मार्केट मैच्योरिटी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और मार्केट मैच्योरिटी, रेजिलियंस इकोनॉमी, तो उस हिसाब से एनपीएस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप।
लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स तो अभी तक उलझे हैं कि एनपीएस लागू करना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है. सो दीज वर द अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन पॉलिटी करंट अफेयर्स. नाउ वी डिस्कस few questions. Prelim के ऊपर based है that consider the correct statement regarding the draft prevention of cruelty to animal amendment bill 2022. ये हमने डिस्कस किया है. It puts bestiality as a crime under new category of gruesome cruelty. I believe आपको याद होगा ये चीज. Then punishment for killing an animal is maximum 5 year imprisonment along with a fine. 5 year, isn't that too much? No, it is not too much. You are killing a species. So 5 year justified और ये true भी है. Then in case of community animals, it is the responsibility of local people to take care of the animals. Local people? No. Local bodies, panchayat, municipalities. So this is wrong. Hence answer will be 1 and 2 only. Next, consider the correct statement regarding Digital Personal Data Protection Bill. Now, data protection bill के अंदर data fiduciary refers to the individual whose data is being collected. 1. Data principal is the entity. Data principal कौन होता है? Is the entity that is individual, company, firm, state, etc. which decides the purpose and means of the processing of an individual's personal data. So, data fiduciary कौन? जिसका डेटा जाना है. और data principal कौन? जिसका जो डेटा कलेक्ट कर रही है. ओके, मेरे ख्याल से याद आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? देखते हैं. देन डेटा प्रिंसिपल्स विल हैव द राइट टू डिमांड द इरेजर एंड करेक्शन ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय द डेटा फिड्यूशरी. नाउ थर्ड इज ओके, ठीक है जी, राइट टू इरेज एंड ऑल दैट है, राइट टू बी फॉरगॉटन है, हमें पता है, बट ये दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं. वी नो, आप इस तरह से याद कर लें कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब अपना डेटा कहीं भी देते हैं, ठीक है, कोई फॉर्म भरने के अंदर दे रहे हैं, कोई ऐप डाउनलोड, तो आप डेटा प्रिंसिपल हैं, आप अपने डेटा के मालिक हैं, और फिड्यूशरी जिसके अंदर आप ट्रस्ट करके डेटा दे रहे हैं. सो दिस इज क्रॉस कनेक्टेड. ओके, सो आंसर इज 3 ओनली. नाउ one practice question for mains, that digital personal data protection bill, and that is the, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 22, okay, is much awaited law to realize right to privacy and will be effective in regulating the big data at private hands. Analyze, I believe analysis का प्रोसेस भी हमने क्लास के दौरान डिस्कस कर लिया था, तो उन पॉइंट्स को रिकलेक्ट करें, फैक्ट्स को रिकलेक्ट करें, एंड देन a better answer is desired after long discussion. That's all for today. Thank you so much.